आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 है, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6। और टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लक्षित आज हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। तो लक्षित बेटा आपके लिए एक छोटी सी ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। काइंडली कंफर्म, पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि आपको ऑडियो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हम लोग ने इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जान लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ना। उसके हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने? इसके हम लोग ने पढ़ा था चार्जिंग कैसे करते हैं, है ना। दो सरफेस पे चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। ये सब पढ़ लिया था हम लोग ने। ओके, उसके बाद हम लोग ने चार्जिंग के टाइप पढ़ लिए थे, है ना। कितने टाइप की चार्जिंग होती है हमने पढ़ा था। एक कंडक्शन, एक पढ़ा था हम लोग ने फ्रिक्शन, और क्या पढ़ा था? इंडक्शन। तीनों पढ़ लिया था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लिया था, ठीक है। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चार्ज कंजर्व होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। फिर हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे चार्ज के ऊपर, ठीक। इसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ा हम लोग ने। कूलम्स लॉ किसके बारे में था? दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो कितना होता है ना। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला हमने सीखा था। फॉर्मूला क्या था? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 क्या है? चार्ज की क्वांटिटी, है ना, ये कितना चार्ज है। और K क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसमें आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपके डेप्थ में जो भी बैकलॉग्स हैं वो सारी क्लियर कर दी जाएंगी अलग सेशन करके आपके लिए, ठीक है। चलिए, और अपॉन में R² क्या था? जो दो चार्जेस के बीच का गैप होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी का स्क्वायर, है ना। चलिए, ये भी सीख गए थे हम लोग, वेरी गुड। ये फॉर्मूला क्या था आपका? मैग्नीट्यूड के ऊपर था। फिर हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है भाई? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, किसी ना किसी डायरेक्शन के बिना आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले क्या किया था? Q1 और Q2 को लोकेट किया था हम लोग ने पोजीशन वेक्टर की हेल्प से, है ना। मैंने आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता था वहां पर, कि किसी भी चार्ज को क्या करते हैं, एक प्लेन के अंदर लोकेट करते हैं ओरिजिन से, है ना। तो उसके लिए R1 R2 वेक्टर यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों चार्जेस के बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल था कि ये लॉजिक आपको कैसे सिखाया गया था। आपको बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, आप देखना है कहां से कहां जा रहे हो। अगर मान लो Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो क्या सिखाया था मैंने? नेमिंग कैसे होगी? R21, मतलब 2 से 1 की तरफ। तो R21 की वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए? R1 - R2, बिकॉज जब Q1 पर आप पहुंचेंगे तो Q1 का फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? R1। तो आप क्या करेंगे? R1 फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत सिंपल तरीके आपको सिखाए थे मैंने, ये हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? बहुत सिंपल था, कंसेप्ट था। इसमें ये सीखा था कि अगर कभी भी दो से ज्यादा चार्जेस हो सिस्टम में तो क्या करते हैं, क्योंकि जो कूलम साहब ने हम लोग को फॉर्मूला बताया उसमें यही बताया था कि सिर्फ दो चार्जेस, है ना। मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है, रीजन क्या है? रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन करा के जैसे स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो दो चार्जेस का पेयर जब होगा उसका ही फोर्स निकाल सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी चार्जेस होंगे सराउंडिंग में से, मान लो 10 चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, सबका पेयर बनाएंगे किसी एक चार्ज के साथ, ताकि उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बाकी सारे चार्जेस की वजह से निकल जाए, है ना। जैसे मान लो मैंने आपको कैसे कहा था, Q1 चार्ज है ना, और इसके बगल में यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है। मैंने पूछा कि आपका Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, क्या करेंगे सर, Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो R1 है और Q1 Q2 के बीच में R2 है, तो नेट फोर्स ऐसा कुछ दिखेगा कि Q1 Q3 अपॉन R1² प्लस K Q1 Q2 अपॉन R2²। बहुत सिंपल है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में करना होगा तो सर वेक्टर्स का देख लेना। तो मैं इतना क्लियर है मेरे को कि यहाँ पर अगर ये Q2 लगा रहा है तो इस तरफ, और QC लगा रहा है तो इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा एक दोनों के बीच में, है ना। ये सब सीखा था हम लोग ने
किसमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। फिर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था मैंने, है ना? इक्विलिब्रियम से क्या फायदा हुआ था? हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में किसी तीसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो होने की कंडीशन क्या होती है वो पढ़ाया था। ये बहुत इजी टॉपिक था, ठीक है। फिर हमने आपको एक ट्रायंगुलर शेप का दिया था, इसमें मैंने पूछा था कि सेंटर पे जो चार्ज होगा वो अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर लगने वाले फोर्स सारे चार्जेस में से जीरो अगर हो जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, ये आपको नोट भी करवाया था, देखो, ठीक है, ठीक। फिर आपको सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम पढ़ाया मैंने। सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक था। एक मैंने क्या कर दिया, एक आपके स्फेरिकल दो मास थे, उसके ऊपर चार्ज कितना था? सेम आइडेंटिकल चार्ज था, क्यू क्यू। उसको हैंग कर दिया तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। क्या सिखाया था? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। रिपेल करेगा तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा और दोनों जो एक दूसरे के पीछे फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये दोनों इस प्रकार से आपके क्या रहेंगे? दूर दूर ऐसे रहेंगे, है ना? तो वही डिस्टेंस कितनी थी? x। तो ये हम लोगों ने सॉल्व करके इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली थी। इसके लिए भी क्लास 11, इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास 12 की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास 11 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था उसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ लक्षित इसलिए ताकि आपको बैकलॉग के लिए पता रहे कि बैकलॉग में हम आपको अलग से क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बैकलॉग क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंक्लूजन था, ये सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी ऐप पर, ठीक है। अभी तक मैंने शेयर नहीं करी है, क्यों? क्योंकि अभी कंटेंट थोड़ा सा पहले हो जाए उसके बाद आपको करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास और रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे, राइट? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? किसी ने कुछ सुना हो तो मुझे बताए। कभी सुना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्या ये फील्ड क्या होती है? देखो ये ऐसे सवाल हैं जिसको आप क्लास 10th में ही जानते हो। क्लास 10 सबसे पहली बार हम लोगों ने फील्ड के बारे में जाना था। कौन चैप्टर के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जाना था, है ना, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नाम था और वहीं पर सबसे पहली बार हम लोग ने सुना था, ठीक है। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? निहारिका, अनाहिता, आप लोगों को आ रहा है समझ में? एक बार चैट सेक्शन में अपनी आपको अवेलेबिलिटी शो कर दो कि आप आ गए हो क्लास में, थम्स अप कर दो, है ना। एनर्जी बनी रहनी चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लास की। चलिए, सुना सुना पड़ा हुआ है चैट सेक्शन, मैं कह रहा हूँ कहाँ चले गए ये बच्चे। चलिए भाई, ओके बॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहले फील्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था? वापस से देखो, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि जरा मैं आपके लिए ब्लैंक पीपीटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके बॉस। मैं आपके लिए एक ब्लैंक पीपीटी ऐड कर लेता हूँ, वहां पर आपको बहुत अच्छे से पहले समझाता हूँ, उसके बाद ये आप थ्योरी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके लिए ही लिखा हुआ है। चलो, चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है उसी में छुपा हुआ है सब कुछ। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रो मतलब सर ये चार्ज होता है, ये क्या होता है? चार्ज। ये क्या? स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। अच्छा, जितनी चीजें अभी तक सुनी होंगी उससे इतना आइडिया लग गया कि पहली बात तो चार्ज क्या होता है ये मुझे पता है, ठीक है। फिर चार्ज क्या करता है? अपने आसपास के सराउंडिंग चार्ज पर क्या करता है? एक तरीके का फोर्स लगाता है, तभी ना कूलम फोर्स पढ़ा हम लोग ने, ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब अगर सर यहाँ पर प्लस क्यू होगा और यहाँ पर भी प्लस क्यू होगा, इसको Q1 Q2 बोल देता हूँ, तो क्या होगा? अगर इनके बीच में डिस्टेंस r होगी सर, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये सब सिखा दिया था मैंने।
अच्छा, तो मतलब इसके ऊपर फोर्स और रिपल्शन है। लेकिन अगर कभी भी बल लगाना है, फोर्स लगाना है, तो आज तक बचपन से हम लोग क्या करते आए हैं, रुकिए आपके लिए कुछ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये रिमोट है, ठीक है, स्क्रीन का रिमोट है, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। ठीक, अब इस पे फोर्स लगाना है, मतलब इसको अगर मुझे मोशन करना, आगे पीछे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कांटेक्ट करूंगा ना, पहले टच करूंगा ना इसको। अच्छा, यहाँ पे कभी इसको ये टच करेगा, तो फिर ये फोर्स लगा कैसे, फिर ये फोर्स कैसे लग गया, फिर तब तो फिर फिजिक्स गलत हो गई, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गलत हो गया, है ना। इसका मतलब है ये एक ऐसा फोर्स है, क्योंकि पहले से पढ़ लिया कि यहां पर कभी भी चार्ज मोशन में नहीं आएगा। चार्ज तो कहीं जाना नहीं है, चार्ज अपनी जगह से उठ के जाएगा नहीं इसको ढकेलने। रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो फिर कैसे लगा रहा है, तो बेसिकली एक रीजन होता है जिसके अंदर जो आपका चार्ज है एक तरीके का इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, उस अगर एरिया या रीजन के अंदर कोई भी चार्ज है तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। इससे क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम मानते हैं, ठीक है, और उस इमेजिनरी लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या माना जाता है कि हमेशा आउटवर्ड होती है। क्या होती है, आउटवर्ड होती है। ये लगता कैसा है कि ये मैग्नेट में जो बार मैग्नेट क्लास 10 में पढ़ा था उसकी तरह ऐसी दिखने में लगती है, लेकिन होती नहीं है, लेकिन ऐसी कभी होती नहीं है। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कह रहा हूं, अभी मैंने इसको जो माना बेटा, अभी अगर आपने थोड़ा सा भी बुक पढ़ा होगा ना, तुरंत आप मुझसे कहोगे सर गलत पढ़ा दिए, तुरंत कंप्लेन करोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। उसका रीजन क्या है कि आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे फील्ड जाके इसके ऊपर टकरा रहे हैं। मैंने तुरंत इसीलिए बोला कि मैंने अब इसको मान लिया कि ये बहुत कमजोर चार्ज, क्या मान लिया, बहुत कमजोर चार्ज, और यही एक टर्म बोलूंगा, दिस इज माय टेस्ट चार्ज, क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं गलती नहीं कर सकता हूं, तो यहां टेस्ट चार्ज बोल दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इसको मुड़ के देखता हूं मुझे तुरंत पता चल गया कि यहां पर ये प्लस लगा रखा है मैंने। अगर इसको प्लस लगा दिया तो आप ये कंप्लेन जरूर कर सकते हैं, और आपकी एक वैलिड कंप्लेन होगी कि सर इसकी भी तो फील्ड लाइन होगी, इसकी भी तो फील्ड लाइन होगी, तो मैं चुपचाप धीमे से जाऊंगा, ऐसा क्यों नॉट लिख, ठीक है, बच गया मैं, ठीक है, बच गया। इसका मतलब टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है, दुबला पतला होता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज एज्यूम किया, ऐसा कोई चार्ज होता नहीं, पहली बात हम लोग एज्यूम करते हैं फिजिक्स में ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है, और हम अपनी थ्योरी को डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर ये जो एरोज आपने बनाए हैं जिसको फील्ड लाइन कह रहे हैं, इनकी मदद से ही जो Q1 है वो Q0 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स होता है, उसको ढकेल रहा है ना, बाहर की तरफ ढकेल रहा है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो कभी भी ये कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा। बीच बीच में आप लोग प्लीज रिप्लाई कर दिया करिए चैट पे, ताकि आपका डाउट कोई भी छोटा सा भी डाउट हो बचे ना। चलो वेरी गुड, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत समझ में आ गई। यहां देखिए अब पढ़ लेते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्शन एट अ डिस्टेंस, जो मैंने बोला यही बात तो मैंने स्टोरी फॉर्म में आपको बताया कि खुद को खुद कैसे फोर्स लग जा रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है कुछ एक डिस्टेंस पे, है ना, एक्शन एट अ डिस्टेंस दैट इज फोर्स विदाउट कांटेक्ट। आई थिंक मेरी पूरी स्टोरी इसी पे आधारित थी, है ना। बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में इट इज अज्यूम दैट अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस अ फील्ड। क्या करता है, एक चार्ज अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है स्पेस में सराउंडिंग टू इट। So the region surrounding a charge distribution in which its electrical effect
इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट समझा देता हूं फटाफट। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, अगर साइंस की भाषा में बोले तो ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, रिपेल ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस को कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो इसी कहते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वही यहां पर लिखा हुआ है। आर परसेप्टिबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। ये हो गई तुम्हारी नोट्स। ठीक है, चल आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर निकालना है, इज कैरेक्टराइज्ड ईदर बाय अ वेक्टर फंक्शन, इसको एक वेक्टर फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, आपका मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करती है टू अप्लाई कूलम्ब्स फोर्स ऑन सेकेंडरी चार्ज, जो भी पेयर के फॉर्मेशन में है। तो इसका मतलब हो गया सर, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और एक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हेड पे, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बाय अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नया टर्म आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? ये एक सिरदर्द हो गया है ना, कहीं सुना है पोटेंशियल आपने इसके पहले? पोटेंशियल इंग्लिश का वर्ड है, क्या मतलब होता होगा इंग्लिश में इसका? आपकी कैपेबिलिटी है ना, आपकी कैपेबिलिटी। अच्छा, मैंने एक और चीज बोली थी अभी, क्या बोला था? मैंने बोला था जैसे जैसे हम चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, रुक जाइए जरा, कलर चेंज कर दें फटाफट। तो यस, जैसे जैसे दूरी, अभी ये आर है, ठीक, मैंने इसको उठा के यहां रख दिया Q0, अब ये हो गया R1। ठीक है, R1 बड़ा कि R बड़ा? R1, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होगा भाई? F इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, पहला फोर्स। F2 क्या होगा? K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, R1 अगर बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद उसका स्क्वायर भी हो रहा है। जैसे मान लेते हैं पहले 2 मीटर था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब डिनोमिनेटर में 4 है। बाद में ये 3 मीटर हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो नीचे 9 आ गया। 4 से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को भी, ऊपर का न्यूमरेटर दोनों में सेम है, 4 से डिवाइड करेगा तब वैल्यू ज्यादा घटेगी, या 9 से करेगा तब ज्यादा घटेगी? 9 से। इसका मतलब है सर, डिस्टेंस जैसे बढ़ रही है, फोर्स नीचे उतना ही घट रहा है। अब वापस आ जाते हैं, अब मुझे फोर्स नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 का जो पोटेंशियल होगा जिससे कि बल लगेगा हमारे चार्ज के ऊपर, वो घट गया या बढ़ गया? घट गया ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 है वो ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो फील्ड 9 के बीच में गैप बढ़ गया, तो इसका मतलब है उनकी एकजुटता कमजोर होने लगी, और जिससे कि आप ये कह सकते हो कि आपका पोटेंशियल घटेगा। तो इसका मतलब स्केलर फंक्शन ऑफ V कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो आपकी पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं रीजन के बाहर चला जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने क्रिएट किया था अपना, उसके बियॉन्ड चला जाऊं, तो कोई बल लगेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जो है एक क्रिकेट बॉल को सिर्फ 10 मीटर तक फेंक सकता हूं, 10 मीटर मतलब 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, 3 फीट कुछ इंच होते हैं, लेकिन हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 फुट होते हैं। इसका मतलब मैं 30 फुट तक फेंक सकता हूं, जो कि बहुत कम है, उससे ज्यादा फेंक सकते हैं आप, एक ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और तुम जो है 31 फीट पे खड़े हो, ठीक है,
तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा बॉल से, भाग जाओ, तो तुम क्या कह रहे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पोटेंशियल के बियॉन्ड है, तुम्हारे पोटेंशियल के बियॉन्ड है, कुछ नहीं कर सकते तुम। और मैं पूरा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे रहूंगा तब भी 30 फीट ही फेंक पाऊंगा बॉल को। तो इसका मतलब तुम जो बॉल गिरेगी तुम्हारे सामने वो 1 फीट के डिस्टेंस पे, मतलब 12 इंच के डिस्टेंस पे गिरेगी। कोई इफेक्ट हुआ तुम्हारे ऊपर? समझ में कुछ आ रहा है? पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन स्पेस इज आल्सो विजुअलाइज्ड ग्राफिकली इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था वो लाइन ऑफ फोर्स ही बनाया था शायद। अच्छा, अब जरा प्रॉपर पढ़ा दें, मतलब अब सर आप चीटिंग नहीं करोगे, आप ये सब नहीं कहोगे कि टेस्ट चार्ज है। अब जरा आप अपना नॉलेज मुझे दिखाइए और मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज अगर एक्चुअल में आ जाए तब आप जो ये फील्ड आपने बनाई है वो एक्चुअल में कैसी दिखेगी। तो जरा देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं कि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती है, फिजिक्स समझ नहीं आती है लोगों को, जब समझ में आ जाएगी तो आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है भाई, ये भी बाहर की तरफ फील्ड एमिट करेगा, ये भी बाहर की तरफ। मैंने जो लिया चार्ज, मैंने लिया दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब कैसा था, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट गलत वर्ड हो जाएगा, आइडेंटिकल चार्ज है ना। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब जितनी ताकत इनके पास उतनी ताकत इनके पास, चाइनीज माल हो गया है ना, चाइनीज एक जैसे लगते हैं सारे के सारे, ये चाइनीज हो गया, ठीक है। तो अब यहां से निकली फील्ड लेकिन पहुंच पाएगी नहीं, पहुंच पाएगी, क्यों सर, ये रिपेल हो जाएगी। रिपेल हो जाएगी तो होगा क्या सर, जाना तो सीधे चाहती है लेकिन जा नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दोनों का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो कभी भी फील्ड एक दूसरे को टच तो बिल्कुल नहीं कर सकती, पहला रूल है ना। और कोई भी दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं सर, ठीक है। ये सब रूल्स होते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और एक और चीज सीख लीजिए कि जितनी भी फील्ड लाइन इमिट होती हैं, सारी फील्ड लाइन अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। समझ में आया? ये मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम बना दिया, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पर तुम बना सकते हो, ठीक है, ये एरो डायरेक्टली स्ट्रेट बना सकते हो, जहां पर कोई रिपल्शन नहीं है वहां पर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, जिसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक चीज क्लियर हो गई कि सर पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, अपने अपने स्फीयर के रेडियली आउटवर्ड हमेशा फील्ड लाइन इमिट करता है। मैंने एक और चीज बोल दी, एक और टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर लिया, वैसे इतना कठिन है ना। मान लो इसका नेचर पॉजिटिव, मैंने एक स्फीयर बना दिया भाई, ये सर्कल है मुझे पता है, लेकिन आपको मानना है 3D में ये स्फीयर, इसका ये सेंटर होगा, इसका ये रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड का कहने का मतलब क्या होता है, मैं यहां आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारे रेडियस है ना, तो रेडियस के अलोंग, मतलब रेडियस के साथ साथ अब इसी को आगे की तरफ बढ़ा दो, ठीक है। ये मैंने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बनाया, लेकिन अब मैंने सिंगल चार्ज का बना दिया। पूरी किताब नहीं बन जाएगी, टेंशन मत लो, किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बीच में मैं कोई और कलर यूज करके इस पे ऐसे बना दूंगा। पॉजिटिव चार्ज है सर जी, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लक्ष्य समझ में आ रहा है आपको? बाकी बच्चों आप लोगों को आ रहा है समझ में? एक बार कंफर्म कर दीजिए रिप्लाई करके, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, ठीक है। अब मैं ब्लू कलर यूज करता हूं फॉर द नेगेटिव, मैं नेगेटिव चार्ज का भी बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक। अगेन मेरे को कोई ऐसा कलर यूज करना पड़ेगा, हाँ ब्लैक कलर बड़ा फेमस है, किस चीज के लिए बॉस, ब्लैक कलर किसके लिए, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट, यस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसी को आगे खींच दूंगा मैं,
और सारे चार्ज कहाँ जाके मीट, फील्ड लाइन कहाँ मीट कर रही है? सेंटर पे। और सब की सब इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ होंगी। फील्ड लाइन क्या होगी? अंदर की तरफ। ये तुम्हारा बन गया नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन डायग्राम। ये किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ठीक है, कोई ऐसा कलर यूज करें जिससे ये ठीक है। ये तो सर गायब हो गया है ना सर जी, ये गायब हो गया, क्या बना दिया आपने? मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर व्हाइट आ जाएगा तो आपको दिखेगा। अरे यार, मैंने फिर से पॉजिटिव बना दिया। मैंने फिर से पॉजिटिव बना दिया, माफ करिएगा, जल्दीबाजी में थोड़ा इधर उधर निकल जाता। अब परफेक्ट हो गया। अब निगेटिव का भी बना ही दे फिर, है ना? निगेटिव का बना दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सर इसी को कॉपी पेस्ट कर दें क्या? इसी को कॉपी पेस्ट कर दें अगर आप अलाउ करें तो? क्योंकि सर अभी आपने सिखाया था पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, तो फटाफट बना दें। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अभी भी एक बच गया, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कोई नया स्लाइड। ठीक है, चलो, ये सारी थ्योरी है आपके लिए है। ठीक है, अब मैं बना देता हूं फाइनल डायग्राम और मैं फिर एक सवाल पूछूंगा। ये जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा फिर तुरंत एक सवाल आपके पास आएगा, जो सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी पता है। तो कोई ये नहीं कहेगा सर मुझे नहीं आता है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो अभी अभी जस्ट 12th में आया हूं, है ना, बेचारा बच्चा हूं मैं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। ठीक है, सब पता है तुम लोग को, पर अब तुम लोग ही बताओगे, देखते जाना। बस याद रखना कि क्लास 10th पढ़ के आए हो और क्लास 10th में ही वो बात हुई थी, वापस से हम वही पूछने वाले। ठीक है, देखो सर्कल में ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि आपको शर्म आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? अभी सिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? आउटवर्ड फील्ड निकलेगी और यहां पर इनवर्ड फील्ड निकलेगी। तो क्लियर है ना कि यहां से आ तो यहां तक रहा था, लेकिन फिर उसने कहा अच्छा आ रहे हो तो आ जाओ, हम भी अंदर ही जा रहे थे, तो एक ही सिंगल लाइन बना दी मैंने। फिर क्या होगा? कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है ना? ये डेंसिटी बहुत हाई होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? समझ में आ गया? ये जाके क्या कर रहा है? इसको खींच के अपने पास लेके आएगा। क्यों? ये जा क्यों रहा है? फील्ड लाइन का काम क्या होता है? फील्ड लाइन जा रही है फोर्स अप्लाई करने। जब फोर्स अप्लाई होगा तो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा ना अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? मैंने इतना बड़ा फिगर इसीलिए बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे एक और सवाल आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे ही आप सवाल सुन लो। मतलब क्या ये सिंगल लूप है या फिर ये क्लोज लूप है, या इसको मैं कहूं ओपन लूप है, या फिर ये क्लोज लूप में फील्ड लाइन इमिट हो रही है? क्लोज लूप मतलब जानते हो आप लोग? क्लोज लूप का मतलब मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अगर जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जैसे देखो मैं 2 स्टेप आगे गया, वापस से 2 स्टेप पीछे लेके आ गया अपनी जगह पर, है ना? तो ये क्या है? ये क्लोज लूप का पाथ था, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गए। ओपन लूप क्या होगा? मैं 2 स्टेप जा रहा हूं और फिर वापस नहीं आ रहा हूं, यहीं खड़ा हो गया, या इस पर मैं कहीं और चला गया लेकिन पुराने वाले पॉइंट पर वापस नहीं। जैसे मैं वापस आके देखो, अब मैं दूसरी जगह पे खड़ा हो गया, है ना? तो अब ये इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फील्ड लाइन जा रही है, वापस आ रही है क्या? वापस कहाँ आ रही है भाई हर्षित? क्या वापस कहाँ आ रही है? हमें तो कोई एरो उल्टा दिख ही नहीं रहा है। हाँ? लगा के आए हो? लगा के चल रहे हैं, है ना? क्लास बड़ी भारी क्लास है, थोड़ा सा सेवन करके चले, है ना? चलो कोई बात नहीं। ये मैग्नेट तो बहुत पुराना है और इससे बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं।
तो होता क्या है भाई, मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड इमिट होती है, साउथ पे जाती है, नॉर्थ से इमिट होती है, साउथ पे जाती है। ये पहली बार कहाँ सीखा था? क्लास 10th में सीखा था सर जी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और दूसरे पन्ने पे एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है और फिगर भी बना हुआ है, बढ़िया से पता है ना, एरो भी बना देते हैं। ठीक है सर जी, हो गया। ये भी सर चीटिंग हो गया, आपने फिर से एरो सारे एक तरफ करा दिए तो ओपन लूप हो गया। नहीं 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 नहीं, साउथ से फिर यही डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नीट में और जेई जैसे एग्जामिनेशन में, आपको पहले पूछे जाते थे 90s में, बेकार सवाल। ठीक है, अब बोर्ड्स का तो एक तरीके का फेवरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो ये बहुत ही आसान चीजें होती है, लेकिन बस बेसिक्स क्लियर नहीं होता। देखो, नॉर्थ से शुरू किया और वापस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां खत्म कर रही है? नॉर्थ पे। जो आउटवर्ड होती है, जो मैग्नेट के बाहर की फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से चलती है, साउथ पे आती है। जो मैग्नेट के अंदर की फील्ड लाइन होती है वो साउथ से नॉर्थ। यही छोटी सी बात सिखाने की जरूरत थी। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता, ये आपका ओपन लूप में होता है। तो यहाँ फील्ड लाइन कैसे होती है? ओपन लूप में, यहाँ पर क्लोज्ड लूप में। बस ये बात याद रखना। अब आपका फील्ड लाइन का जितना भी कंसेप्ट है सब मैंने आपको दे दिया। अभी पीपीटी में आगे आएगा, जो पीपीटी में आने वाला होगा पहले ही पढ़ा देंगे, डोंट वरी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके बॉस, मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं अभी आपको इसको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, चलो। तो यहां तक पढ़ के समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुका हूं और कूलम्ब फोर्स के बारे में जान चुका हूं, इतना कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो हमने बोल दिया किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज है ना, कमजोर सा चार्ज, पतला दुबला, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके। दिख रहा है ना, तो उस पर क्या ओवर राइटिंग करें? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है बॉस, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट चार्ज है किसी भी पॉइंट पर, पहली बात तो ये हो गई कि अभी जो डायग्राम देखा है उससे ये क्लियर हो गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज के कारण वो हर दिशा में होती है। मतलब कि वो रेडियली और मतलब हमेशा एक स्फीयर के तरीके से आपका सरफेस बनेगा। अगर मैं देखूं कैसे, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान समझना, हर बात अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है, ये समझ के चलिए। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं ये पहली डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई, ये तीसरी डायरेक्शन हो गई। मैं कोई भी रैंडम डायरेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है एक फील्ड बाहर की तरफ भी आ रही होगी, एक उधर पीछे की तरफ भी जा रही होगी, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो स्फीयर है। और क्या बोला? स्फीयर में रेडियली आउटवर्ड। तो स्फीयर में जब आप रेडियस बनाओगे तो आपका एक जो बॉल होती है क्रिकेट की कैनवस वाली, उसकी तरह बन जाएगा। और उसके बाद आप समझो हर डायरेक्शन में ऐसे 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 निकल रहा है, मतलब उसके चारों तरफ जो आपका रीजन बन रहा है जिसके अंदर चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरह अट्रैक्ट कर सकता है, वो क्या होगा? एक स्फीयर शेप का होगा, है ना, स्फीयर शेप का होगा। छोटा सा स्फीयर खुद चार्ज है, उसके बाद एक बड़ा स्फीयर होगा जिस जहां पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर उससे बड़ा होगा, है ना, सबसे दूर वाला पॉइंट होगा जहां पर वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब हर बार अगर हम 2D में बनाएंगे तो एक सर्कुलर रीजन बनेगा, और अगर हम 3D में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फेरिकल रीजन बन जाएगा। ठीक है बड़े भाई, अब बात थोड़ी सी मैंने जानबूझकर ऐसी बोली जो कि सिंपल नहीं है, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत इमेजिनेशन पावर बिल्ड हो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट P है जो कि R पोजीशन वेक्टर से लोकेट कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये इसके बीच का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट से? R। तो उस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कितनी होगी? अगर हमें ये लिखना हो तो हम क्या करेंगे, है ना? इसका मतलब है अभी सर आपने सिखा दिया कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर एक चार्ज को होना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा।
यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ठीक है सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो आपकी बात हम काट नहीं सकते, तो काट नहीं सकते हैं तो यहाँ पर एक चार्ज को बैठा देते हैं। सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, ऐसा चार्ज बैठाऊंगा जिससे कि मेरा जो ओरिजिनल चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उस भाई साहब को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो मैंने यहाँ किसको बैठाया, मेरा फेवरेट है, फेवरेट कौन है, क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन याद कर लो क्या होती है, ये बेचारा ऐसा जो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता लेकिन उसको सब डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। इसको कोई भी आके एक झापड़ ऐसे मार के चला जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये दूसरा झापड़ खाने के लिए अपना गाल ऐसे रेडी कर देगा, है ना। तो ये है आपका क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज। चलिए, तो इसका नाम ही टेस्ट चार्ज क्योंकि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके कारण इसके ऊपर एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो कि रेडियस के नाम होगी। ये रेडियस क्या है, जो उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, तो आउटवर्ड क्या भाई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस भी चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जहां पर अब ये यहां मैथमेटिकल टर्म आने वाला है जिसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, जिसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों, क्योंकि उसकी मीनिंग मैं ऐसे ओपन करके आपको समझा दूंगा कि डर तो छोड़ दो, उसको देखोगे अगली बार तो तुरंत एकदम आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। यहां लिखा है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। टेंड्स का मतलब क्या है, Q नॉट की वैल्यू 0 के बहुत करीब है, 0.1 कूलम, है ना, बहुत कम हो गई, ऐसी वैल्यू हो गई, वो क्या ही लगाएगा फोर्स। ये 10 कूलम का चार्ज, वो 0.1 कूलम का चार्ज, है ना, 0.1 10 कूलम के आगे बहुत छोटा है, तो वो क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया बॉस। तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, जब भी कोई भी क्वांटिटी फॉर्मूले के अंदर या फिर इक्वेशन के अंदर या फिर जो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर आता है, जिसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम क्या कर देते हैं, फटाफट लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब फटाफट कूलम्स फोर्स का तो फॉर्मूला पता ही है हमें, क्या होता भैया, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यहां पर क्या है 1 अपॉन Q नॉट, सिंपल है कि नहीं है, ठीक। और क्योंकि सर अब चीटिंग हो गई, आपने यहां वेक्टर लिखा और यहां मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन चाहिए ना, तो मैंने कहा अरे परेशान ना हो भाई, ये लो तुम्हारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आपका मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है सर। Q नॉट को नॉट से काट दो, अच्छा इसीलिए लिमिट लगाई थी क्या। अब देखो क्या आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। ये सब 11th का पार्ट है, आपको पता है, वेक्टर वहां पर पढ़ाया गया है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो रेशियो होता है उस वेक्टर जिसका भी वो यूनिट वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। तो आपको भी पता है वेक्टर इज अ क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर कभी भी n वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो n क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और एरो क्या है, उसका डायरेक्शन। डिनोमिनेटर में अगर मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को वो एलिमिनेट कर देता है, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड लेके चलता है। अच्छा, इसका मतलब यहां से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बचेगा। इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। तो इस केस में यही फॉर्मूला अगर हम यूज कर लें तो हमारा नया फॉर्मूला कैसा दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जरा लिखते हैं, कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं आखिरी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय KQ अपॉन R स्क्वायर था, R स्क्वायर लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय R यूनिट वेक्टर था तो उसको मैं R वेक्टर लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा R। तो पूरा फाइनल फॉर्मूला क्या लिखेगा, KQ अपॉन R क्यूब इनटू R यूनिट वेक्टर।
ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? समझ में सबको आ रहा है? सब लोग एक बार फटाफट अगर समझ में आ रहा है थम्स अप कर दीजिए चैट सेक्शन में, तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे डेरिवेशंस आने वाले हैं तो पहले आपको ये समझने चाहिए। तो फाइनल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे लिखेगा? E इज इक्वल टू k क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। ये तुम्हारा फॉर्मूला। यहां पर देखो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। क्या है? द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज अ फिक्टिशियस चार्ज दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्ज बट एक्सपीरियंस फोर्सेस ड्यू टू अदर या फिर ड्यू टू देम। समझ में आ रहा है कि जो बाकी सारे चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज उसके ऊपर फोर्स बाकी सारे चार्जेस पे नहीं लगा सकता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये सब आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली हैं। सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बाकी सब आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये फोर्स अप्लाई करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी ही होगी। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बॉस? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट एंड व्हाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? हमेशा बाहर की तरफ एमिट करता है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। कैसे? अभी देख लेते हैं यार, कुछ नहीं आता ना हमको, हम सब डिराइव करेंगे। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ये लो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। ठीक, फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन चार्ज की कूलम। आंसर क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। लो भाई, याद करने की क्या जरूरत है जब आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आगे देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकालेंगे? यूनिट को ही सर रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट का ही रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। कूलम क्या है भाई? ab। इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर at को ऊपर लेके आएंगे, mnt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू t की पावर माइनस 1, और a की पावर भी क्या होगी? माइनस 1। नीचे था ना, नीचे से ऊपर ले आएंगे तो पावर निगेटिव हो जाती है। इतना ही करना है बस। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ? mlt माइनस 3 a की पावर माइनस। इज इट क्लियर? समझ में आया? Force on a point charge is the same direction as that of electric field on positive charge and in opposite direction on a negative charge. तो फॉर्मूले को अगर इस वाले फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख दें तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। रीअरेंज करेंगे तो F वेक्टर विल बी इक्वल टू Q इनटू E। ठीक है, तो ये देखिए, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा टॉपिक कवर। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपका ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था भाई? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मान लेते हैं कई ढेर सारे चार्जेस अवेलेबल हैं, इस केस को समझ लो अच्छे से। अगर आपका ढेर सारे चार्जेस आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ Q3 लगाता है इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स, Q2 भी लगाता है रिपल्सिव फोर्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E3 एंड E2। तो E नेट क्या हो जाएगा? E नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम आपका E3 प्लस E2। इतना ही करना है बस। ठीक है, E3 E2 निकल जाएगा आसानी से। यस, निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया वेक्टर सम का मतलब क्या होता है। ठीक है,
इंडिविजुअल चार्ज जो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप निकाल। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? अगर ढेर सारे चार्जेस, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसे रैंडमली आपके बिखरे हुए है ना चार्जेस हैं, देखिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया एंड Q5। ठीक है, इसको Q1 बना लो, इसको Q2 बना लो, इसको Q3 बना लो, इसको Q4 बना लो एंड ये हो गया तुम्हारा Q। ठीक है, अब ये सारे चार्जेस मिलके अगर हमारे पॉइंट P पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्रिएट होगा? एक वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, यही होगा ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल निकालेंगे और उन सबका सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपका आर आई का क्या मतलब होगा, आर आई वेक्टर का क्या मतलब होगा? आर आई अगर वेक्टर लिख दूं, ये क्या होगा? रिजल्टेंट पोजीशन। ठीक है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक एक केस में ई आई पी अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है 1 2 3, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अरे भाई ऐसे होगा ना, अगर मैं यहाँ पर ई आई पी लिखता हूं तो देखो 1p पे माने तो R1 है, ये R2 है बेटा, ठीक है, ये R3 हो गया, ये तुम्हारा R4 हो गया और ये लास्ट में क्या हो गया? R5, इस तरीके से। ठीक है, ये सब मैंने पोजीशन वेक्टर बना लिए। ठीक, अब मैं बार बार फॉर्मूले लिखूं या एक बार लिखूं? एक ही बार लिखता हूं, आप उसमें एक बार चेक करिएगा वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? के क्यू, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? आर आई क्यू इंटू आर आई वेक्टर। वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्या कर दिया सर? ये तो बहुत कठिन हो गया है ना, ये तो बहुत कठिन हो गया। करके देखो, ट्राई करके देखो। अब मैं इस केस में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्यू आई नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा सारे चार्जेस क्या हैं? आइडेंटिकल है। इस चीज को ध्यान रखना। इस पे क्या लिख लो कि सारे चार्जेस मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब बराबर हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा करके देखो, ट्राई करके देखो पहले क्या हो जाएगा। इधर देखो, E1P मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन पॉइंट P। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, यहां पर इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये हो जाएगा के Q1, यही लिखोगे ना तुम, के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, जिसको अगर मैं लिखूं R1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू R1 यूनिट वेक्टर, अभी पढ़ाया है जस्ट, है ना, उसी को यूज कर रहा हूं। फिर के, अब मैं बोल दूं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q5 एंड इन सबको मान लूं Q, तो के Q अपॉन, अब वेक्टर को क्या लिखूंगा? यूनिट वेक्टर को R1 स्क्वायर इनटू R1 और ऊपर R1 वेक्टर। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के Q R1 वेक्टर अपॉन R1 Q। सही है, E1 मिल गया, E1P मिल गया। समझ में आ रहा है बेटा तुमको? सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट निकाल सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा आपका विल बी इक्वल टू E1P प्लस E2P प्लस E3P प्लस E4P प्लस E5P, यही तो आएगा। 5 चार्जेस सबका सम करेंगे। जरा इस फॉर्मूले की मदद से तुम डायरेक्टली निकालो, जरा E5P लिखेंगे हम, तो ये इसका मतलब सर के Q5 लिखोगे, Q5 भी Q के बराबर ही है, तो के Q लिख दो अपॉन आप आर आई मतलब R5 क्यूब इंटू R5 वेक्टर, यही तो आएगा। समझ में आया? देखो अब इससे तुम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। सर इसको भी जनरलाइज कर दो ना, नेट वाले को भी जनरलाइज कर दो, मतलब ऐसा फॉर्मूला बता दो जिससे कि सिंपल निकल जाए। कुछ नहीं करना है सर, EP वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n
जितने भी चार्ज है तुम्हारे 10 हैं, 12 है, 15 है, 20 हैं, जितने हैं उतने कर लो। और यहाँ पर हर चार्ज के कारण जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका सम कर दो। यही तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेटा आपको समझ में आया? ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा है एडिंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें आपके 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। टाइम अप हो गया है, ठीक है, 5 मिनट है अभी आपके पास, लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, काफी डिटेल डिस्कशन होगा इसके ऊपर, तो अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी मेजर देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डेरिवेशन आपको मैं सिखाऊंगा। एक दो डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको ऑलरेडी, ये मैंने आज ही पढ़ा दिया आपको। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान टॉपिक है। अभी जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टूड कर जाओगे तो बाकी सारे टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास स्टार्ट होगी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में बेटा। थैंक यू। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे।